नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 2020 ने जाते जाते पूरी दुनिया को एक खुशखबरी दी, वैक्सीन आ गई। लेकिन एक बार फिर दुनिया दहशत में है, क्योंकि पहले इंग्लैंड, फिर दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से कोरोना के नए स्ट्रेन्स की खबर आ रही है, जो कोरोना के पहले स्वरूप से ज्यादा संक्रामक बताए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी संक्रामक है वो विवाद जो वैक्सीन को लेकर उठ खड़ा हुआ है। दिक्कत यह है कि कोरोना के लिए तो वैक्सीन वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में तैयार कर लिया, लेकिन अफवाह के लिए वैक्सीन कैसे तैयार? नए साल से चंद कदम पहले कोरोना के नए नए रूप दुनिया को डरा रहे हैं। ये वाला वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो था, ये इन्होंने क्लस्टर में देखना शुरू किया, लंदन और साउथ कैंट में, और ये फैलता गया। इंग्लैंड में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, इसका R नंबर बढ़ गया है, कि जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाने में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। कोरोना के नए रूप पर भारत में चिंतन। ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ जहाँ पे ये म्यूटेशन हुआ है वहाँ पे केसेस एकदम वहाँ पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने इसीलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज़्यादा जल्दी फैलता है, तो जहाँ भी ये जाएगा वहाँ पे केसेस बढ़ सकते हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की कल्पनाएं लोगों के मन में तरह तरह के अविश्वास बढ़ा रही हैं। दोनों डोज लेने के बाद मुझे थोड़ा सा फीवरिश या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे बदन का दर्द हुआ, तो उसके लिए हमें पहले ही बताया गया था कि ऐसा इफेक्ट हो सकता है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। Important to remember is that adverse events do occur with drugs or with vaccines. वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और अब वैक्सीन के कंटेंट को लेकर विवाद भी एक के बाद एक कई देशों की सीमाएं लांघता। हम ये कहते हैं कि ICMR इस बात पे वजाहत करे कि क्या उसके अंदर सूअर की चर्बी है या नहीं। वैक्सीन को लेकर दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो वैक्सीन को जिंदगी की आखिरी उम्मीद की तरह मानते हुए उसका टीका लगवा रहे हैं या अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले कुछ तत्व मजहबी मान्यताओं के खिलाफ हैं। अगर ये नाजायज और हराम चीज़ है और ये पक्की बात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि नाजायज चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियाँ और भी इलाज मौजूद हैं। वैक्सीन को लेकर फरमान, वैक्सीन को लेकर फतवे हैं, वैक्सीन को लेकर धमकियां हैं। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगा। भारत में अभी वैक्सीन आई नहीं है, जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। सरकार ने ऐसा भरोसा दिलाया है, लेकिन उससे पहले विवादों की बैतरणी को पार करना देश के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगा। पूरी दुनिया बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है। भारत में वैक्सीनेशन का पूरा खाका तैयार हो चुका है, तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्थिति क्यों बनी, ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, आपको बताते हैं। ये कोरोना वैक्सीन में अगर कोरोना वैक्सीन सुअर की चर्बी से इस्तेमाल हो रहा या ऐसा बनाया जा रहा, तो जरूरी है कि ये मुसलमानों के नुक्ते नजर से, इस्लाम के नुक्ते नजर से ये गलत है और सही नहीं है। वैक्सीन के विरोध की आवाजें उठी तो दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन यानी सुअर के अंश के इस्तेमाल की बातें फैलती चली गई। यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस्लामिक मौलवी मौलानाओं और इस्लामिक विद्वानों को सामने आकर वैक्सीन पर अपना पक्ष रखना पड़ा। इंजेक्शन की जरूरत अगर उस मरीज को हो जो बिल्कुल मरने वाला हो और इस इंजेक्शन को लगाने के बगैर वो बच नहीं सकता, तो उस वक्त अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लिया जाए, तो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है, ताकि उस
मरने वाले आदमी की जान बच सके, उस वक्त तो ये इंजेक्शन उसके लिए जायज होगा, लेकिन एक तंदुरुस्त तवाना आदमी उसको लगाए उसके लिए ये जायज नहीं होगा। यूएई की फतवा काउंसिल ने तो पोक जिलेटिन के इस्तेमाल होने पर वैक्सीन के समर्थन में फतवा जारी किया। सरकार विरोध के मोर्चे पर सामने आकर अफवाहों से बचने की अपीलें कर रही है। अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। आखिर वैक्सीन पर घमासान मचा क्यों है, आइए आपको ये बताते हैं। हुआ ये था कि इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम देश ने चीन से 30 लाख वैक्सीन डोज खरीदे थे, लेकिन वहां की उलेमा काउंसिल ने वैक्सीन के लिए चीन से हलाल सर्टिफिकेट मांग लिया। उलेमाओं को संदेह है कि उसमें पोक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस्लाम में पोक के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त मनाही है। अगर सूअर की चर्बी वाली कोई शय भी मुसलमान अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हराम है। इंडोनेशिया से विरोध का बवंडर उठा और मुस्लिम बहुल देश मलेशिया तक पहुंच गया। मलेशिया ने चीन से सिनोवैक और अमेरिका से फाइजर खरीदी है। मलेशिया के बाद वैक्सीन का विरोध बढ़ते बढ़ते भारत में भी आ गया। चीज के अंदर कुरान में हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में हुक्म है, जो एक सुअर और उसकी कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट और इंग्रेडिएंट एक मुसलमान के लिए उसका किसी भी तरह से उसका यूज, उपयोग उसका हराम और अवैध है। मुसलमान उसको नहीं यूज कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है, बल्कि यूरोप के अंदर भी जहां पर बाकायदा शरिया काउंसिल्स और स्कॉलर्स की जो बाकायदा कमेटीज बनी हुई हैं, वो वहां के मुसलमानों को गाइड करेंगे। इस बहस में फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनकी कोविड वैक्सीन में पोक प्रोडक्ट यानी सुअर के किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वैक्सीन पर बढ़ता विवाद निश्चित ही परेशानी की बात है, क्योंकि अगर सही समय पर इस विरोध को सही तरह से समझाया नहीं गया तो देश की बड़ी आबादी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से दूर रह जाएगी और तब कोरोना से लड़ना बेहद मुश्किल होता चला जाएगा। इन सब कार्यों में जो भी लोग बाधा बने उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनहित का काम है ये। सरकारें जो भी काम करती हैं वो पूरे अपने राज्य या देश के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करती हैं। अगर कोई वैक्सीन आ रही है और सरकार उस वैक्सीन को लेकर आ रही है, उसमें तमाम विशेषज्ञ बैठते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं, फिर उसमें परीक्षण होता है, तब ये चीज बनकर आती है। और अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है या गुमराह करने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिलेटिन फ्री वैक्सीन बनाने की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस समय जितनी जल्दी वैक्सीन की जरूरत है उसके चलते लोगों का जान बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना रोज अपनी शक्ल बदल रहा है। उसके नए नए स्ट्रेन्स पहले से ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। वैक्सीन पर विवाद का जवाब वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है। बीमारियों से लड़ने वाले टीकों के विरोध का लंबा इतिहास रहा है और मानवता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। विरोध का किस्सा लगभग 200 साल पहले से शुरू करते हैं। 1778 में ब्रिटेन में एक किताब छपी, एन इंक्वायरी इनटू द काउ पॉक्स। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसे लिखा था। इस किताब में काउ पॉक्स यानी चेचक से निपटने वाले टीके का जिक्र था। 18वीं सदी में यूरोपीय सभ्यता चेचक से बुरी तरह प्रभावित थी। हर साल लाखों लोग मर जाते थे। लाखों लोग या तो अंधे हो जाते थे या उनका चेहरा दागों की वजह से बिगड़ जाता था। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका दिया था, लेकिन उनका इतना विरोध हुआ कि उनकी मूर्ति तक को लंदन के ट्रफेलगर स्क्वायर से हटानी पड़ गई। धार्मिक प्रतिनिधियों ने उनकी खोज का बहिष्कार ईश्वरीय व्यवस्था में दखल बताकर किया था। पोलियो का उदाहरण हम सबके सामने है। 1988 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पूरी दुनिया में शुरू हुआ था और 2009 आते आते ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और भारत में रह गया। इन चारों देशों में इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर पोलियो टीके का विरोध किया गया। तालिबान ने बाकायदा फतवा जारी करके पोलियो कार्यक्रम में लगे लोगों की हत्या की और इसे अमेरिका की साजिश से जोड़ा। भारत में पोलियो ड्रॉप कर्मचारियों पर हमले हुए।
नतीजा ये हुआ कि जो पोलियो केस भारत में 2005 में सिर्फ 66 रह गए थे, वो 2006 में 325 हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोलियो वायरस से संक्रमित लोगों में से 70% मुस्लिम थे। उनकी आबादी शेष भारत के लिहाज से कम होने पर भी संक्रमण की ये उछाल दुनिया भर के विशेषज्ञों को हैरान कर गई। 1995 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन करके दवाइयों में प्रयोग होने वाले एलिमेंट्स को लेकर आश्वस्त किया, लेकिन 2013 में इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन को स्कॉटलैंड में बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तब भी पोक जिलेटिन का इस्तेमाल ही विरोध की मुख्य वजह बना था। कोरोना की वैक्सीन से पहले वैक्सीन विरोध का सबसे ताजा उदाहरण 2018 का है। मीजल्स और रूबेला से लड़ने वाली वैक्सीन को लेकर इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल ने इस्लाम के लिए अनुचित घोषित कर दिया। तब भी वजह जिलेटिन का इस्तेमाल ही था। मजहबी संगठन और नेता बच्चों को टीका न लगवाने के लिए कहने लगे। इस विरोध का असर ये हुआ कि मीजल्स और रूबेला के मामले इंडोनेशिया में इतनी तेजी से बढ़े कि वो दुनिया का तीसरा देश बन गया। मामले बढ़ने पर उलेमा काउंसिल ने फतवा वापस लिया, लेकिन तब तक वायरस न जाने कितनी जिंदगियों पर घातक प्रहार कर चुका था। मलेशिया और पाकिस्तान में पोलियो के टीके के लिए पुलिस का डर के लिए जरूरी है कि आबादी के उतने हिस्से को वैक्सीन दी जाए जो संक्रमण चक्र तोड़ने के लिए जरूरी है। इसीलिए जानकारी होनी आवश्यक है। आपको बताते हैं कि जिस जेलेटिन को लेकर इतना हो हल्ला मचा है वो आखिर क्या होता है और जेलेटिन का इस्तेमाल ऐसी दवाइयों के लिए, वैक्सीन्स के लिए क्यों जरूरी होता है। जेलेटिन एक रंगहीन और गंधहीन जेली जैसा प्रोटीन होता है जो पिग स्किन, काऊ स्कल की इनर लेयर, मवेशियों की हड्डियों या मछली की स्किन से लिया जाता है। गर्म पानी में ये घुल जाता है और ठंडा होने पर जेली जैसा हो जाता है। वैक्सीन निर्माण से भी ज्यादा जरूरी होता है उसे संरक्षित रख पाना, खासकर तब जब उसे कई दिन रखना हो या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना। ऐसी स्थिति में जेलेटिन का इस्तेमाल स्टेबलाइजर की तरह किया जाता है। पोक जेलेटिन इसके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। जेलेटिन के इसी इस्तेमाल को लेकर वैक्सीन का विरोध अब भी हो रहा है और पहले भी होता रहा। जेलेटिन की जगह स्टार्च, गोंद या पैक्टिन को भी विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक तो इसकी उपलब्धता बहुत कम है और दूसरा ये बहुत महंगा पड़ेगा। यही वजह है कि जेलेटिन का इस्तेमाल दुनिया भर में दवाइयों को संरक्षित रखने में किया जाता है। जल्द से जल्द वैक्सीन दुनिया की पहली जरूरत है, क्योंकि जिस तरह इसके नए स्ट्रेन्स संक्रमण की रफ्तार बढ़ाते चले जा रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। अगर जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ तो बढ़ते संक्रमण के साथ मौतों की दर भी बढ़ेगी और तब दुनिया बहुत मुश्किल में घिर सकती है। लेकिन वैक्सीन जैसे जैसे करीब आ रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैक्सीन पर कितने सवाल? क्या वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है? क्या कोरोना के नए रूप पर यह कारगर है? क्या वैक्सीन बच्चों को बचा पाने में सक्षम है? कोरोना से ठीक लोगों को दोबारा कोरोना होने से बचाएगी वैक्सीन? वैक्सीन में जेलेटिन के इस्तेमाल को लेकर विवाद है, तो वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर झिझक, भ्रांतियां और डर भी लोगों में कम नहीं है और वैक्सीन के सामने कई सवाल हैं। अमेरिका में किए गए एक सर्वे के नतीजे बताते हैं कि वहां सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, यानी आधी आबादी को वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो सार्वजनिक मंच से वैक्सीन का मजाक बनाकर उसे ठहाकों में ही उड़ा दिया और वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप मगरमच्छ बन गए या कोई दूसरा जानवर बन गए या आप सुपरमैन बन गए, किसी महिला की दाढ़ी उगाई या कोई पुरुष महिलाओं की तरह बोलने लगा, तो मुझे नहीं मालूम, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। भारत में वैक्सीन लगवाने को लेकर जब एक सर्वे किया गया तो 69% लोगों ने टीकाकरण की जरूरत को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। संक्रमण में गिरावट, मौत की दर बेहद कम और लोगों के मन का ये वहम कि वो कोरोना होने पर भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये 3 कारण ऐसे पाए गए जिसके चलते बड़ी आबादी टीकाकरण से कतरा रही है। दुनिया भर में बहुत से लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर इतना अविश्वास है कि एंटी वैक्सीन ग्रुप्स बनाकर वैक्सीन का विरोध किया जा रहा है। पूरी दुनिया में 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की मौत मर चुके हैं, करोड़ों लोग संक्रमित हैं, फिर भी वैक्सीन पर यह अविश्वास समझ से बाहर है। एक्सपर्ट्स लगातार अपनी तरफ से लोगों को
वैक्सीन के प्रति आश्वस्त करने में जुटे हैं, लेकिन भरोसे की कमी वैक्सीन पर एक विवाद की तरह चिपक गई है। गवर्नमेंट की तरफ से तो वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज़ को मैंने जैसा कहा एड्रेस करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे कि ये आपके भले के लिए है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मान लीजिए दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मेरे को नहीं लगवानी है, तो ज़बरदस्ती तो जो है फिर तो उसको फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि लोगों को सही जानकारी, सही शिक्षा और सब प्रकार से कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली उनके साथ हम अपनी बातचीत करते रहे। वैक्सीन की खुशखबरी और संक्रमण पर जीत हासिल करती दुनिया की तस्वीरों के बीच जब कोरोना वायरस ने नए नए रूप में दुनिया को परेशान करना शुरू किया, तब लोगों का आत्मविश्वास हिलना लाजमी था। वैक्सीन पर निर्भरता के साथ उसकी उपयोगिता भी सवालों में घिर गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन से भी मुकाबला कर पाएगी। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को विकसित होने और उसके असर को समझने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में बनी है। ऐसे में लोगों के मन में अपने अपने डर हैं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इंडिया में अलग किस्म की वैक्सीन भी बन रही है। मैंने आपका एक ऐड देखा कोवैक्सीन का, जो भारत बायोटेक बना रही है। वो तो पुराना स्टाइल वैक्सीन है जिसमें आप वायरस को लेके उसको एटेन्यूएट करके दे रहे हैं। तो वो तो ऐसी वैक्सीन है जो हम सब ले चुके हैं, जैसे MMR की, बेला की, मम्स की, मीजल्स की जो वैक्सीन है, बिल्कुल वैसी है कि आपने वायरस को लिया, उसको एकदम वीक करके दे दिया और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है, जो आपके जिस्म की वॉर हुई है उसके खिलाफ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप वैक्सीन है, वो तो चलनी चाहिए बिल्कुल। और जो अलग किस्म की वैक्सीन जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है एस्ट्राजेनेका के साथ, और जो जैनसन यहाँ पे बना रही है, वो भी ऐसी वैक्सीन हैं जो अलग रूप में अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं लोग। एडनोवायरस टाइप, रेबीज के लिए, एबोला के लिए कर चुके हैं, तो ये चलनी चाहिए। ये जो नई वैक्सीन है, ये दे शुड बी बेटर। तो अलग अलग किस्म की वैक्सीन बन रही हैं, और जहां तक हमें नजर आ रहा है, जो ओल्ड स्टाइल वैक्सीन बन रही है, दे शुड बी वेरी इफेक्टिव, बहुत चलनी चाहिए। वो जो इंटरमीडिएट टाइप बन रही है, वो भी बहुत चलनी चाहिए। टेस्ट कर चुके हैं लोग, उसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होने चाहिए, जहां तक हमें अंदाजा है। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन्स के कारण लोगों के मन में डर फिर से बढ़ा है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन बड़ी मात्रा में चल भी रहा है, तब वैक्सीन को लेकर संदेह की स्थिति भी बन रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल्स में भी अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। शायद मुझे भी 1-2 वीक के अंदर वैक्सीनेशन ऑफर हो जाएगा। और अभी तक तो ये लग रहा है कि वैक्सीन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपटेक ऑफ वैक्सीन भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कंट्रोल में है सिचुएशन। गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन के तरीके के लिए एक टायर 4 लॉकडाउन किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में लोग न पहुंचे और ओवरवेल्म न हो सिस्टम। पर सिचुएशन कंट्रोल में दिख रहा है। वैक्सीन पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए लंदन के कई डॉक्टर्स खुद आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं इज ए लाइव एग्जांपल, मैंने आज ही वैक्सीन लिया है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो देखें कि मैं अभी भी बैठा हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं, बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूं। कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लेना चाहिए और सबको लेना चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। वैज्ञानिक भी नए वैक्सीन के प्रोसेस के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वैक्सीन जो भी बनती हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो सारे, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं स्पाइक प्रोटीन को, जो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करके वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है ह्यूमन सेल में। हम सारे स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस म्यूटेशन से और वो जो एंटीबॉडीज जो बनेगी सिस्टम से, वो आपके टिप ऑफ पर बाइंड करेंगे। एक सवाल लोगों के मन में ये भी है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, क्या वायरस का नया स्ट्रेन दोबारा उनको संक्रमित कर सकता है? और ऐसे में क्या वैक्सीन कारगर होगी? अब ये सोचें कि अगर जैसे ये वायरस है, अब ये जो आपको जो पिंक नजर आ रहा है, पहले हमारी जो दवाइयां बनाई गई थी वो इनके खिलाफ बनाई गई थी, जो पिंक चीजें हैं। अब जो वायरस बदल के आई है, तो अब आपको ये नजर आ रहा है, मगर जो दवाई बनाई गई है वो दोनों को पहचान पा रही है। तो ये ख्याल ये है कि लक्षण नहीं बदलेंगे, बीमारी बुरी नहीं होगी, मगर आसानी से ट्रांसफर होगी, यानी कि लोगों को आसानी से बीमारी होगी। अब इसके ये पलट ये है कि अगर ज्यादा लोगों को ये बीमारी लगे तो मॉर्टेलिटी यानी कि मरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है। तो जो भी
सेफगार्ड्स लगाए गए कि आप मास्क पहने, आप घर में रहें और उससे ज़रा सा डिस्टेंस रखें, ये अगर आप पाबंदी से फॉलो करेंगे तो उसका यही बेनिफिट होगा जो पहली बीमारी से था। म्यूटेशन आया है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होगी कि नहीं, अंदाज़ा तो अभी साइंटिस्ट का यही है कि शायद क्योंकि ये म्यूटेशन होते रहे हैं और जैसे जिक्र हुआ कि साउथ अफ्रीका में भी हुआ था, 501 ये स्पेन में भी हुआ था, सो उनके बावजूद जो टेस्ट हुए हैं वो लगता है कि ये इफेक्टिव होगी, पर इसका पक्का पता नहीं है। तो जब तक ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो 100%, हमें ध्यान रखना है, और मैं उस पर आ रहा हूँ आपके पास, कि इसको इमरजेंसी परमिशन मिली है फॉर क्लिनिकल यूज। अब जब तक काफी लोगों को नहीं लग जाती जो नॉर्मली किया जाता है रिलीज से पहले, पर अब बिकॉज इमरजेंसी आई हुई है और काफी बुजुर्ग लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इफेक्ट हुआ है और उनकी डेथ भी हुई है, उनको बचाने के लिए ये वैक्सीन को इमरजेंसी स्टेटस दिया गया। अब जब 1 या 2 मिलियन लोगों को लग जाएगी और हमें ये जाहिर हो जाएगा कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इफेक्टिवनेस है, और इससे सबसे बड़ी बात जो हम एफिकेसी की तो पता लग गया, पर इसकी इफेक्टिवनेस मतलब लॉन्जेविटी कितनी होगी इसकी इम्यूनिटी की, जब तक ये सब जाहिर होने में टाइम लगेगा। ब्रिटेन से भारत लौटे लोगों में एक महिला नए स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई है, जिसको लेकर लोगों के मन में ये डर भी बैठ गया है कि क्या भारत में इसका बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए, जब बाई एयर यूके से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए तो फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है और सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वहाँ का, तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। पंजाब के 2 शहरों लुधियाना और भगत सिंह नगर की 5-5 जगहों को सरकार ने वैक्सीन लगाने से पहले रिहर्सल के तौर पर चुना है, और अच्छी खबर यह है कि 28 और 29 दिसंबर को ये ड्राई रन कर लिया जाएगा। भारत में वैक्सीनेशन जनवरी 2021 में शुरू होने के संकेत मिले हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर जिस तरह लोगों के मन में शंकाएं बढ़ती जा रही हैं, उनका निदान जल्दी और सार्थक रूप से जरूरी है। का इलाज करेंगे डॉक्टर, और विवादों का इलाज करना होगा सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है और जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर किस तरीके से वैक्सीन का वितरण होगा उसका पूरा प्लान तैयार है। वैक्सीन का इंतजार किसी ऐसे उत्सव की तरह हो रहा है जिसके बाद कोरोना का दर्द काफी हद तक कम हो जाने की उम्मीद है। देश के कोने कोने में राज्य स्तरों पर जोरों शोरों से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार की ओर से दावा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।